नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ स्तेश नैन मोर। आप देख रहे हैं स्तेश नैन अनफिल्टर्ड। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां जनता के सरोकार की बात होती है, जनता के मुद्दों की बात होती है, सामाजिक बातें होती, राजनीतिक बातें होती हैं। और आज राजनीतिक जगत से एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मेहमान के तौर पर जुड़ी है जो अपने शांत स्वभाव और राजनीतिक परिपक्वता के लिए जाने जाते हैं, अपनी सूझबूझ के लिए। और एक जन नेता, एक राजनेता में जो गुण होने चाहिए वो उनमें तमाम गुण हैं। तो हमारे साथ इस वक्त हैं अशोक अरोड़ा जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद मैडम। जब आपसे बात करने की मैं सोच भी रही तो तमाम सवाल मेरे जहन में थे। वो सवाल आपसे रिलेटेड भी थे, आपकी पार्टी को लेकर भी थे। तो शुरुआत हम करेंगे बातचीत की आपकी पार्टी को लेकर। बहुत लंबा इंतजार कर रहे हैं लोग, ये जानना चाहते हैं कि सीएलपी लीडर का चुनाव कांग्रेस कब करेगी, कहाँ मामला अटका हुआ है। निश्चित रूप से आपका कहना जो बात है ये ठीक है, क्योंकि प्रजातंत्र के अंदर दो ही राजनीति के पहलू होते हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष। सत्ता पक्ष में आज बीजेपी और एक मुख्य विपक्षी दल के रूप में कांग्रेस पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी से लोग उम्मीद रखते हैं, क्योंकि बीजेपी सरकार तो आज बच्चों को रोजगार देने में विफल है, बीजेपी सरकार नशा रोकने में विफल है, बेरोजगारी रोकने में विफल है, आपके अपराध रोकने में विफल है। तो लोग उम्मीद रखते हैं कि हमारी आवाज़ एक बुलंदी से उठे। हालांकि एमएलए अपने तौर पे पूरी आवाज़ उठाते हैं, परंतु एक जो विधायक दल का नेता होता है, एक सामूहिक रूप से संगठित होके एक बैठ के चर्चा करके जो बात उठती है उनमें कहीं ना कहीं कमी है। तो इसलिए जल्दी ही इसका फैसला होना चाहिए। मैं भी जनता के साथ अपनी भावनाओं जोड़ता हूँ कि हाईकमान को ऐसे फैसले देर नहीं करनी चाहिए। लेकिन क्यों इतनी देरी क्यों रही है, हमारी समझ से परे है कि इतनी देरी क्यों की जा रही है। देखो, गुटबाजी कांग्रेस में है, ये किसी से छुपी नहीं है। लेकिन विधानसभा चुनाव जो इस बार हुए उस वक्त लगा था कि चीजें बहुत अलग हैं। अब 37 सीटें दी हैं, विपक्ष कहीं नजर नहीं आता। मजबूत विपक्ष भी सरकार के पैरेलल माना जाता है कि सरकार तो है लेकिन विपक्ष अगर मजबूत है तो वो ताकत कम तो नहीं है। ये प्रजातंत्र के अंदर मजबूत विपक्ष होना एक बहुत जरूरी है, नहीं तो सरकार बेलगाम हो जाए। आज सरकार को ये कहने का मौका मिल रहा है कि ये अपना नेता ही नहीं चुन पाए। बिल्कुल। तो जबकि हमने विधायक दल की मीटिंग में सर्वसम्मति से एक 2 लाइन का प्रस्ताव पास करके हाईकमान को भेजा कि आप जिसको भी नेता चुनेंगे वो हमारा विधायक दल का नेता होगा। परंतु कहीं ना कहीं क्या दिक्कत है, कहाँ कमी है, क्या उनकी मजबूरी है, ये तो हाईकमान ही बता सकता है। तो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि ऐसे फैसलों में देरी नहीं होनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि ये आला कमान की तरफ से अभी हरी झंडी नहीं मिल रही, यहाँ से हमने बोल दिया कि आप चुन लीजिए, जिसको भी चुनेंगे हम साथ हैं, तो सारी कमी वहां से। बिल्कुल, जब एक प्रस्ताव पास कर दिया, हमारी व्यक्तिगत तो कुछ नहीं, हमने जब सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया, पूरे विधायक 37 विधायक है हमारे, उन सब ने 2 लाइन का प्रस्ताव पास कर दिया कि हाईकमान जो निर्णय लेगा वो हमारा निर्णय। लेकिन हुड्डा साहब पे लोग कुछ राजी नहीं अंदर, आपका नाम भी आ रहा था इस रेस में। ये जब एक प्रस्ताव पास हो जाता है ना सर्वसम्मत, उसमें फिर किसी का नाम आ रहा है, किस पे सहमत है नहीं है, वो कोई मायना नहीं रखता। ये तो सब अटकलें होती हैं। जब पूरा एक विधायक दल पूरे 37 के 37 विधायकों की तरफ से एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पास कर दिया, उसमें किसी का व्यक्तिगत किसका नाम चल रहा है नहीं चल रहा, ये तो कोई मायने नहीं रखता। आप भी रेस में हैं। मैं कहीं मायने नहीं रखती इन चीजों को कोई। जब एक प्रस्ताव हाईकमान को पास कर दिया कि जिसको नेता मानेंगे हम उसको नेता मानेंगे। तो आप अपने आप को नहीं मान रहे इस रेस में? मैं कह रहा अभी कोई भी व्यक्ति रेस में नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि हमने सब ने जब ये कह दिया कि जो हमारा हाईकमान फैसला लेगा सबको मंजूर है, तो उसमें फिर व्यक्ति की इच्छाएं किसी की नहीं रहती। अशोक अरोड़ा जी, 37 विधायक, और हम देख रहे हैं कि सीएलपी लीडर का चुनाव नहीं हुआ। उसके बाद हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत सारे आपके विधायकों का मोह ज्यादा बीजेपी के साथ है। इसको लेकर अभय सिंह चौटाला भी कह रहे हैं कि ये तो बी टीम है। पहले सिर्फ कहते थे, अब ये साबित करने पे लगे हुए हैं कि सीएम के मंच पे आपके विधायक तारीफ करते हैं मुख्यमंत्री खुलकर, उनके आजू बाजू घूमते हैं आपके विधायक। ये साबित करता है कि कांग्रेस वाकई में बीजेपी की बी टीम है। ये इस हरियाणा प्रदेश के लोग सभी जानते हैं कि बीजेपी के साथ पिछला चुनाव किसने मिलकर लड़ा। एक कांग्रेस पार्टी थी जिसने बीजेपी की सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। कांग्रेस पार्टी ही थी हरियाणा के अंदर जो 5 लोकसभा सीटें जीती। कांग्रेस पार्टी है जो विधानसभा के चुनाव में
बराबर की वोट ली हुई है, 37 MLA। ये जहाँ तक आप मन साझा करने की बात है, कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो हल्के के लिए जरूरी होते हैं और सरकार उसको पूरा कर देती है। कोई ये जरूरी नहीं है कि हमने हर चीज का विरोध करना है। कोई अच्छा काम अगर मुख्यमंत्री करता है, आप कुरुक्षेत्र के मुख्यमंत्री हैं जिले के, हमारे हल्के में अगर कोई अच्छी चीज लाएंगे तो अच्छी कहेंगे, उन्होंने अच्छे काम किया, उनका धन्यवाद करते हैं, ऐसी बात नहीं है। परंतु 37 के 37 MLA कांग्रेस के साथ मजबूती से खड़े हैं। कांग्रेस की हार के पीछे क्या वजह मानते हैं आप? एक बार कहा कि हवा नहीं, इस बार तो तूफान है कांग्रेस का। हार का कोई एक कारण नहीं हुआ करता। लेकिन कांग्रेस ने कह दिया था कि ईवीएम की वजह से हार गई। कई कारण है, ईवीएम भी एक कारण है, कांग्रेस का संगठन ना होना भी एक कारण है, आपसी तालमेल ना होना भी एक कारण है। बाकी कमेटी की रिपोर्ट आएगी, उसमें पता लगेगा क्या कारण। चौधरी वीरेंद्र सिंह तो ये भी कह रहे थे कि टिकट बंटवारा ठीक ढंग से नहीं हुआ, ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दी गई जिनको टिकट नहीं दी। टिकट बिल्कुल ठीक बंटे हैं पार्टी की तरफ से। पार्टी ने जो 90 टिकट दिए बिल्कुल ठीक बंटे। कैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चल रही थी, एक ही इंसान को पावर दी गई थी, इससे पार्टी को नुकसान हुआ, फ्री हैंड दिया गया। पार्टी के सामूहिक फैसले होते हैं। अगर कोई जीत जाए तो कहते हैं सभी जीतते हैं, और हार जाए तो एक पे ठीकरा फोड़ने लग जाते हैं। ये मैं इसको ठीक नहीं मानता। हार का सभी को जिम्मेवारी लेनी चाहिए और जीत की भी सामूहिक पार्टी की होती है, कोई अकेले व्यक्ति की नहीं होती। तो इस जो हार भी है सामूहिक हार है, सामूहिक हार है, सबकी सामूहिक हार है, जीत भी सबकी सामूहिक होती है। लेकिन बहुत विरोध भी हुआ इस विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद की निश्चित रूप से जो बाप बेटे की वजह से हार गए। जब उम्मीद जिनसे ज्यादा हो और उस उम्मीद पे पूरा ना होते तो निश्चित रूप से जो लोग आगे होते हैं उनका विरोध भी होता है। राज्यसभा सांसद हैं किरण चौधरी, वो बहुत तलख टिप्पणियां करती हैं, बयानबाजी करती हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा को लेकर कि बाबू बेटे की पार्टी रह गई है सिर्फ, कांग्रेस कुछ नहीं बचा, और उन्हीं की वजह से आज इस तरीके से कांग्रेस पीछे 37 विधायक होने के बावजूद कांग्रेस कहीं दिखती नहीं। किरण चौधरी आज बीजेपी की सांसद है, उनको बीजेपी की बात करनी चाहिए, ना कि कांग्रेस की करनी चाहिए। कांग्रेस किसकी पार्टी है? कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कांग्रेस इस देश के स्वतंत्रता सेनानियों की पार्टी है। कांग्रेस के लिए लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं। आज वो ये बात कहना उनका कि ये बापू बेटे की पार्टी है, कल तक जो जहाँ रहे हैं ना उनके बारे में ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। मौका प्रस्ती बहुत हुई कांग्रेस में। मौका प्रस्ती तो जिन लोगों ने करी है, देखो ना आज राज्यसभा बैठे नहीं है। लेकिन कांग्रेस में भी बहुत लोग हवा देख के आए थे। अशोक तंवर ने तो कमाल ही कर दिया था, कुछ मिनट के बाद ही मंच पे, पहले बीजेपी के मंच पे फिर कांग्रेस के मंच पे थे। जब चुनाव, तो राजनीति मौका प्रस्ती की राजनीति है आज। जब चुनाव होता है, चुनाव में लोग इधर से उधर आते जाते रहते हैं। आज कोई पहली बार नहीं हुआ, पहले भी होता है। तो किरण चौधरी का जाना भी तो फिर उस हिसाब से ठीक है। मैं कह रहा हूँ आते जाते रहते हैं चुनाव में लोग, इधर भी जाते हैं उधर भी जाते हैं। ईवीएम को लेकर बहुत सारी बातें हुई, हाई कोर्ट पहुंच गई यहाँ सरकार, फिर वहां सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया कांग्रेस की तरफ से। लेकिन ईवीएम को लेकर भी आपकी पार्टी में, आपके जो अलायंस है, अलायंस की जो पार्टियां हैं, खुद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये ठीक नहीं, आप या तो विश्वास करें लोकतंत्र में, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, और जहां आप जीत जाते हैं वहां आपको कोई दिक्कत नहीं है, जहां हार जाते हैं आपको दिक्कत नजर आती है। देखिए मामला कोर्ट में गया हुआ है। हरियाणा प्रदेश से भी लगभग 26 सिटिंग एमएलए के खिलाफ रिट पिटीशन डली हुई है, और सुप्रीम कोर्ट में भी इसका मामला चल रहा है। जो निर्णय हो जाएगा पता लग जाएगा। आप मानते हैं, अभी भी मानते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है? निश्चित रूप से एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर कहीं भी सेट हो सकता है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि गड़बड़ी तो 4 दिन, ठीक चुनाव से 4 दिन पहले हुई, बीजेपी ने मोर्चा ही तब संभाला और पूरी की पूरी बाजी पलट। ये जो चीजें होते हैं ना, ये सारे राजनीतिक विशेषज्ञ आफ्टर इलेक्शन और बिफोर काउंटिंग ये कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। अरिजीत ने जब बीजेपी की सरकार बन गई, आज वो विश्लेषण इस प्रकार के करते हैं भी 4 दिन पहले होगी थी तो 4 दिन पहले होगी थी तो 4 दिन पहले बता देते। 4 दिन मतलब 5 को इलेक्शन हुआ, 7 शाम तक भी, 8 सुबह तक भी कांग्रेस की सरकार वही विश्लेषण जिनकी आप बात कर रहे बना रहे थे। मेरा मानना ये है कि जब नतीजे किसी के पक्ष में नहीं आते तो इस प्रकार की बातें उठती हैं। यही नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आते, जिनका आप जिक्र कर रहे हो, लोग कह देते हैं कमाल कर दिया, हुड्डा साहब ने, उसके बेटे ने राज बना दिया। तो इस प्रकार की बातें होती हैं। यही राजनीति है। लेकिन
पार्टी प्रभारी दीपक बावरिया, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, चुनाव के बाद उनके बीच में भी विरोधाभास था। ईवीएम को कहते हैं जो मैसेज आया मैंने डिलीवर कर दिया, तबियत खराब थी मेरी। उदय भान जी कहते हैं कि मुझे ऐसा कोई मैसेज नहीं मिला, और खुद पार्टी प्रदेश अध्यक्ष चुनाव हार गए। पर्ची खर्ची को लेकर सीधे आम मंचों से ऐलान हुआ। आपको नहीं लगता कि एक रणनीति के साथ नहीं चल रही थी कांग्रेस, सिर्फ हवा थी, मूड था जनता का, आप कह सकते हैं? मैंने आपको पहले बताया कि आपसी तालमेल का ना होना और दूसरा संगठन का ना होना, ये भी एक बहुत बड़े कारण है। बाकी रही प्रदेश अध्यक्ष के हारने की बात, ये कोई नई बात नहीं है। देश के प्रधानमंत्री पद पे रहते हुए लोग भी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री के पद पे रहते हुए लोग भी आ रहे हैं। ये तो प्रजातंत्र है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हार गए। ये प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में जनता है, किसको रहेगी किसको जिताएगी ये फैसला जनता करती है। कुमारी शैलजा को लेकर आप कुछ कहेंगे? उनकी पहले भी नाराजगी थी। कुमारी शैलजा वरिष्ठ नेता है और उन्होंने सदा कांग्रेस में रह के कांग्रेस की मजबूती के लिए काम करते हैं। 12 दिन चुनाव में कहीं दिखी नहीं जब उनके खिलाफ टिप्पणी की गई। मैंने कहा कि कहीं ना कहीं तालमेल की आपस में कमी थी, जिसकी वजह से अभी भी यही दिख रहा है कांग्रेस में। आप चुनाव को तो करीब 9 महीने बीत गए, लेकिन अभी भी कांग्रेस में दिख रहा है कि जो बड़े नेता हैं वो अपना अपना कोना संभाल के बैठे हुए, अपना अपना कोना सबने पकड़ा हुआ, अपनी अपनी राजनीति के जिसको जैसे ठीक लगता है वैसे कर रहे हैं। चाहे रणदीप सिंह सुरजेवाला हो या भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या कुमारी शैलजा हो या चौधरी बीरेंद्र सिंह हो। ऐसी बात नहीं है। पार्टी का जो सामूहिक प्रोग्राम आते हैं सारे मिलके करते हैं। कोई प्रोग्राम जैसे हरियाणा प्रदेश के अंदर राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई हमारा प्रोग्राम आता है तो सब मिलके करते हैं। स्टेट के लेवल के अपने अपने प्रोग्राम अपने अपने करते हैं। अब जैसे मैं हूँ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, मैं अपने प्रोग्राम कर रहा हूँ। शैलजा जी हो सिरसा में, हिसार में, कहीं भी जाते हैं अपने प्रोग्राम। वही मैं कोने पकड़ पकड़ के बैठे, मैं वही कह रही हूं। जब लोकसभा चुनाव था तब भी सिरसा में चुनाव प्रचार करने भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं गए। कोने नहीं है, ये पार्टी की मजबूती के लिए जहां जहां जिसका जरूरत होती है उसको करते हैं काम। क्या परंतु आपकी एक बात से मैं सहमत हूं कि जो चुनाव पिछला हुआ उसमें अगर सारे तालमेल से चलते तो निश्चित रूप से हरियाणा की जनता सरकार बनाना चाहती है। और संगठन भी होता है। आपकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी संगठन ही नहीं है पार्टी का। संगठन की कमी और नेताओं का आपस में तालमेल ना होना पार्टी की हार का एक कारण ये भी है। लेकिन वो तो अभी भी जारी है। मैं भविष्य जानना चाहती हूँ कांग्रेस का, प्रदेश कांग्रेस का भविष्य मजबूत है। कांग्रेस हरियाणा प्रदेश के अंदर मजबूती से आपने देखा नहीं, विधानसभा के 2 सेशन चले हैं, एक दिन 4 दिन चला, एक दिन 12 दिन चला, कोई कमी नजर आई? सभी एमएलओ ने अपने अपने हल्के ही जहाँ बात रखी, सारे स्टेट से जुड़े मुद्दे उठाए हैं। मुद्दे उठाए जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी सरकार और बाकी आईएनएलडी की तरफ से ये आरोप लगाया जाता है कि विपक्ष तो कहीं है नहीं, विपक्ष बनाया था लेकिन कोई विपक्ष कहीं नजर नहीं आता, जनता के मुद्दे उठाए नहीं जाते। कि जो लोग कहते हैं ना कि कांग्रेस विपक्ष नहीं, उनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि वो कहाँ खड़े। नायब सिंह सैनी जी को लेकर क्या प्रतिक्रिया आपकी? कैसा कामकाज कर रहे हैं, कैसे कैसे मुख्यमंत्री हैं वो? नायब सिंह सैनी मिलनसार व्यक्ति है, लोगों से मिल भी रहे हैं, परंतु जो धरातल पे है ना आज वो कहीं भी काम कोई नजर नहीं आ रहे। देखिए क्या चीज सबसे पहले तो होता है किसान की अगर बात करें, क्योंकि हमारा क्षेत्र हरियाणा प्रदेश खेती से ज़्यादा जुड़ा है। किसान को बिजाई के समय खाद चाहिए होती है, खाद गायब हो जाती है, बेचने जाए मंडी में भाव नहीं मिलता। कहने को 24 जिनसों पे नोटिफिकेशन कर दिया हमने एमएसपी का, परंतु जो मेन जिन्स हमारी जीरी होती है तो 300-300 रुपये क्विंटल का कट लगता है, मुख्यमंत्री के अपने हल्के पे लगता है। दूसरी सबसे बड़ी जरूरत होती है लोगों को शिक्षा की। आज शिक्षा का स्तर इतना गिरा हुआ है कि स्कूलों के मास्टर खाली है, 18 स्कूलों में एक भी बच्चा पास नहीं हुआ। जर्जर हालत है। कई स्कूल तो ऐसे हैं कि जहाँ टीचर ही नहीं है, कई स्कूल हैं यहाँ जहाँ बच्चे नहीं है। इस प्रकार से आपके रोजगार के मामले में आज आपको बताना चाहूँगा कि हरियाणा में पंजाब से ज़्यादा नशा है और उसका मेन कारण है बढ़ती बेरोजगारी। आज हरियाणा प्रदेश के युवा विदेशों में जाके मजदूरी करने पर मजबूर है, डोंकी में जा रहे हैं। किस प्रकार डोंकी के हाथ पैर बांध के डोंकी से हमारे अमेरिका ने यहाँ भेजे हमारे बच्चे, क्या उनके साथ व्यवहार हुआ? इतनी बुरी हालत हमारे हरियाणा प्रदेश के बच्चों की।
थोड़ा सा मैं सारी बातें मान रही हूँ, ये मुद्दे आज के नहीं, ये मुद्दे चुनाव के वक्त में भी थे और ये मुद्दे उठाए भी गए चुनाव में कांग्रेस की तरफ से, और ये सॉलिड बातें थी, कोई लाग लपेट वाली बात इनमें नहीं थी और ये सच्चाई थी, जमीनी हकीकत थी। उसके बाद बीजेपी सत्ता में आ जाती है, पूर्ण बहुमत के साथ आ जाती है, तो इसमें किसकी चूक माने, किसका नुकसान हुआ, जनता का नुकसान हुआ? प्रजातंत्र में जो हार होती है उसके कारण ढूंढने के लिए तो पार्टियां बनती हैं, परंतु जब फैसला जब आ जाता है ना, ये लोगों का फैसला सबको मानना पड़ता है। ये नुकसान किसका है? ये मुद्दे तो है ना, एड्रेस कौन कह रहा कि नुकसान तो जनता का होता है, परंतु जनता ने उन मुद्दों को नहीं मानना, तो ठीक है, तो जनता का फैसला है। ये इससे निराश हो गए मुद्दे थोड़ी छोड़े जा सकते हैं, लोगों की आवाज उठाना बंद थोड़ी कर देंगे। अब हम ये कह दें कि हमने जीरी के कमी मुद्दा उठाया, वोट नहीं मिले, हम छोड़ देंगे, और बेरोजगारी बढ़ रही है और हम इसको कह देंगे भी नहीं वोट तो बीजेपी को मिल रही है, मुद्दा छोड़ दें? नहीं, हमारा काम है लोगों के मुद्दे उठाना, लोगों की आवाज उठाना, लोगों को राहत दिलाना। राज तो आते जाते रहते हैं, राज आते जाते रहते, लेकिन यहाँ पर मैं आपसे ये जानना समझना चाहती हूँ, अभी बीजेपी ने केंद्र में ये फैसला कर लिया कि जातिगत जनगणना होगी, ये राहुल गांधी लंबे वक्त से डिमांड कर रहे थे। अब बिहार में चुनाव भी, और बिहार बहुत बड़ा राज्य है, राष्ट्र दृष्टि से देखें तो उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है पूरे देश की राजनीति पे। पहले जो पार्टी कहती की थी कि जातियों के आधार पर हम समाज को, देश को बांटेंगे नहीं, वो अचानक से फैसला कर लेती, वो भी जब भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव है कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे। बीजेपी ने इसको जो विरोध करी थी ऐसे प्रेजेंट किया कि ये हमारा मास्टर स्ट्रोक है। कांग्रेस कह रही कि हमारे दबाव के चलते ये फैसला करना पड़ा। आपका विश्लेषण क्या है, कितना जरूरी था ये फैसला करना, या फिर चुनाव के मद्देनजर किया गया फैसला? जब भी कभी चुनाव आता है ना, जो मेजर कम्युनिटी जिस स्टेट पे होती है ना, उस पर आरोप लगते हैं कि ये सब कुछ खा गए, सब नौकरियां इनको मिल रही हैं, सब काम इस होते हैं, तो उसके ऊपर आरोप लगते हैं और उसी को हथियार मानकर बीजेपी ने हर जगह सत्ता को हथियाने का काम किया कि जिस प्रदेश के अंदर जिस जाति के लोग ज्यादा होते हैं उन पर लगातार आरोप लगते हैं कि हमारी नौकरियां भी ये खा गए, हमारे इस प्रकार के सारे विकास कार्य भी इनकी लोगों के होते हैं। और जो हमारी छोटी छोटी जातियां हैं, बैकवर्ड में भी बहुत छोटी छोटी जातियां हैं जो बड़ी जातियों से मिलाओ तो ज्यादा बन जाती है। तो राहुल गांधी जी ने कहा कि आप जातीय जनगणना कराओ ताकि ये पता लगे कि किस जाति की कितने यहाँ पर जनसंख्या है, तो उस जनसंख्या के हिसाब से कम उनको उनके अधिकार मिलने चाहिए। ये राहुल गांधी जी की मांग थी, जो सरकार ने उनके दबाव में आके इस पे जातीय जनगणना किया। मुझे लगता नहीं कि जातीय जनगणना कराएंगे, लेकिन मुद्दा छीन लिया ना। नहीं मुद्दा नहीं, जैसे महिला आरक्षण का था, महिला आरक्षण की बात हुई, महिला आरक्षण पार्लियामेंट में पास हुआ, आज तक लागू नहीं हुआ। तो ये मुद्दे को लटकाना चाहते हैं। मुद्दा तो कह तो दिया हम कराएंगे, तो कराएंगे नहीं। अब 2011 से लेके अब तक सेंसिस नहीं हुआ, 2021 में सेंसिस हुआ, आज तक सेंसिस नहीं हुआ। वो तो कोविड का भी बहाना लगाया, तमाम बाकी सारे काम चल रहे हैं, तो सेंसिस में क्यों क्या दिक्कत थी? तो इस प्रकार सरकार जो है वो हर चीज को लटकाना चाहती है। मुद्दा नहीं छीना, मुद्दा है आप लोगों के पास अभी बिहार। ये मुद्दा नहीं, ये लोगों की जरूरत है, लोगों की जरूरत है। लोगों को जिसकी जितनी जाती है उनको पता लगना चाहिए हमारा हिस्सा कितना मिल रहा है। इस प्रकार का बीजेपी प्रचार करके लोगों को भ्रमित करने का काम कर रही है। कहीं मराठों की बात कर देती है, कहीं यादव की, कहीं जाटव की, कहीं जाट की। तो इस प्रकार की सारी खत्म हो जाएंगी, पता लग जाएगा किसकी। राहुल गांधी को किस नेता के तौर पर आप देखते हैं, आप लोग, मतलब कांग्रेस का कैसा भविष्य उनके नेतृत्व में, उनकी लीडरशिप में? देखो, मेरे व्यक्तिगत मानना है कि इस देश के अंदर राहुल गांधी एक लीडर है, जो मन की आवाज अंदर से होती है, वो कहता है, सच बोलता है। उसके लिए उसको कई बार विरोध भी झेलना पड़ता है, परंतु वो सच बोलता है और लोगों की आवाज उठता है। बहुत ही दिलेर व्यक्ति हो। लोकसभा चुनाव से पहले जो अलायंस हुआ, इंडिया अलायंस हुआ, वो होना चाहिए था? बिल्कुल होना चाहिए था। उसके बाद राज्यों में बड़ा नुकसान हुआ। हरियाणा में देख लीजिए आप, विधानसभा चुनाव में एक बार लगा कि आम आदमी पार्टी पर जाएंगे, दिल्ली विधानसभा चुनाव में देखिए कि फजीहत हुई कि विरोध कैसे करें। कुछ महीने पहले तक तो आप साथ में चुनाव लड़ रहे थे। इंडिया गठबंधन इस देश के संविधान को बचाने के लिए हुआ था। देश के अंदर जो इन्होंने नारा दिया था, अब की बार 400 पार, इंडिया गठबंधन ने इनको 220 में लाके रोक दिया, नहीं तो ये देश के संविधान को बदल देते। प्रदेश के लिए नहीं था,
इंडिया गठबंधन देश के लिए था। अब प्रदेश के लिए क्या रणनीति, फिर आप अपने देश प्रदेश की बात करते अपने प्रदेश की लड़ाई लड़ेंगे, यहाँ के रोजगार के लिए, यहाँ के किसान के लिए, गरीब के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छी चिकित्सा के लिए, अच्छी सुरक्षा के लिए। आज आप देखो ना, हरियाणा जैसे शांति प्रिय प्रदेश के अंदर किस प्रकार से फिरौतियां मांगी जाती हैं। रोज के 40 आदमी से ऊपर मिसिंग है, कहाँ जा रहे हैं। और नशा पंजाब से ज्यादा हरियाणा में। मैंने पहले भी आपको बताया कि कितना बड़ा नशा यहाँ पे बढ़ा हुआ। एक बहुत अहम बात भी इसमें ऐड करना चाहूंगी। अभी सरकार ने फैसला लिया कि जो किसानों को फसली लोन मिलता है उस पर ब्याज बढ़ा दिया सरकार ने। विपक्ष की भूमिका पे मैं बताना चाहती हूँ सर, विपक्ष ने दबाव डाला, उसका विरोध किया तो फैसला भी वापस हो गया। इसलिए जनता चाहती है कि मजबूत विपक्ष हो और वो दिखे भी, इसलिए जनता चाहती है कि सीएलपी का चुनाव हो। तो ये आपने इतने क्वेश्चन पूछे, मैं एक पूछ लूं। हाँ जी। आपको विधानसभा में विपक्ष दिखा नहीं क्या? विधानसभा के अंदर 12 तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव विपक्ष की तरफ से लगे और लगातार विपक्ष की तरफ से सरकार को घेरने का काम किया। हर चीज पे जो मैंने मुद्दे गिनवाए, एमएसपी पे भी हमने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया। तो हमने अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, परंतु सरकार जो है वो मनमानी करती है। अब ऐसे निर्णय ले लेते हैं, कई बार सरकार को भी नहीं पता होता। आज ये 7% जो आप फसली लोन की बात करते हैं वापस ले लिया। आज इस कमजोर सरकार की वजह से जो हमारा पानी था ना, पंजाब ने पिछले दिनों रोक के रखा है। आपकी ऑल पार्टी मीटिंग हुई, मुख्यमंत्री इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि देश के प्रधानमंत्री को कहे कि हमारा पानी दिलवाओ। पंजाब की सरकार बीबीएमबी के चेयरमैन को बंधक बना ले, पंजाब की पुलिस भाखड़ा डैम पे जाके कब्जा कर ले, पंजाब सरकार हमारा पानी रोक ले और हम कुछ भी न कर पाए, जबकि आपका हक इससे है। बड़ी कमजोरी नहीं हो सकती मैडम कि आज अब तो ये कह रहे हैं हमें पानी मिलेगा, 9,000 क्यूसेक मिलेगा, 8,000 मिलेगा। अब तो जो हमारा तय होगा वो मिलेगा, हो जाता है 21 के जो बाद। हमारा तय था वो मिलेगा ना। परंतु जो हमारा पहले तय था, हमें हरियाणा प्रदेश की जनता को पीने के पानी से वंचित रखने वाली ये सरकार पहली सरकार है। जबकि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, और यहाँ पर हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, मंत्रालय मनोहर लाल जी के पास है। उसके बावजूद हमें पंजाब ने पानी नहीं आने दिया और हम कुछ नहीं कर पाए। तो विपक्ष फिर मुझे विपक्ष भी सड़कों पे नहीं दिखा सर। विपक्ष ने सीधे तौर पे ऑल पार्टी मीटिंग में कह दिया था कि जो सरकार निर्णय लेगी हम उनके साथ हैं, परंतु सरकार निर्णय नहीं ले पाई। खाली ये पहला फैसला नहीं है, 2016 में एसओएल का फैसला आया था, तब भी मनोहर लाल जी ने ऑल पार्टी मीटिंग बनाई दिया, तब भी फैसला नहीं, आज तक नहीं ले पाए। आप लोगों ने सहमति जता दी कि सरकार जो करेगी साथ है, लेकिन वो विपक्ष जब सरकार कोई फैसला नहीं कर पाई, सड़कों पे नहीं दिखा, लोग सड़कों पर आ गए बूंद बूंद पानी को। जब सरकार के ऊपर छोड़ दिया, क्योंकि ये फैसला सरकारी तौर पे लेना चाहिए था, क्योंकि आज कोई लड़ाई हरियाणा में तो लड़नी नहीं थी, लड़ाई लड़नी है पंजाब की सरकार के साथ, केंद्र की सरकार के साथ, तो सरकार को फैसले लेने थे, सरकार फैसला ले नहीं पाई। लेकिन इसको लेकर क्षेत्रीय पार्टियों का यह भी आरोप कि जो राष्ट्रीय पार्टियां बीजेपी या कांग्रेस, बीजेपी कांग्रेस पंजाब में अलग बात करती, यहां अलग बात करती, कोई राजनीति नूरा कुश्ती चल रही। हर स्टेट का अपना इश्यू होता है। जो लोग आज कहते हैं ना कि इस प्रकार की क्षेत्रीय पार्टियां, वो जो पंजाब में बादल साहब की सरकार थी, वो दोषी नहीं है। बादल साहब के खिलाफ कुछ नहीं बोलते थे, उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ते थे। अब पहले करने से पहले अपने अंदर भी सोचना चाहिए। ताज़ा मुद्दा है ऑपरेशन सिंदूर का। इसको लेकर बहुत सवाल भी कांग्रेस की तरफ से उठाए गए कि आपके विदेश मंत्री पहले ही मतलब इल्तला कर देते हैं, वहां बता देते हैं कि हम ऐसा अटैक आपके ऊपर करने वाले हैं और ये बहुत बड़ा गुनाह है, पाप है। ये मुद्दा भी उठा। मैडम, मैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में इतने कहूँगा कि हमें अपनी देश की सेना पे नाज है, हम अपनी देश की सेना को सल्यूट करते हैं। और जब पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पे हमला होना था, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी, तो सब ने कहा था कि हम आपके साथ हैं। परंतु जब सीज फायर किया तो अमेरिका सीज फायर करता है, उसको मैं गलत मानता हूँ। उससे पहले ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए थी। इसके बारे में सिर्फ इतना ही कहूँगा। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो जगह जगह टिकट पर हर जगह जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर लगाए जा रहे हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे? ये जो अपना सिक्योरिटी लैप्स था ना, अपना पहलगाम के अंदर जो नरसंहार हुआ, हमारे निर्दोष लोग मारे गए, ये सिक्योरिटी लैप्स को छुपाने के लिए इस प्रकार की बात है। तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, ये सब अपनी फेलियर को छुपाने के लिए। पाकिस्तान विजय यात्रा निकाल रहा है, ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। तो ये मैं इसको ठीक है, तिरंगा लेकर यात्रा करें, परंतु पहले कम से कम ये तो बताएं
कि जो मारने वाले आए कहाँ से थे, गए कहाँ? गए कहाँ, आए कहाँ से थे, कौन थे, आज तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। चौधरी वीरेंद्र सिंह की राजनीति को लेकर क्या कहेंगे आप? चौधरी वीरेंद्र सिंह वरिष्ठ नेता है, बड़े स्पष्टवादी आदमी है, हम उनकी इज्जत करते हैं। लेकिन जब माहौल दिखा वापस आ गए, पहले वहां चले गए थे। ये तो उनका अपना व्यक्तिगत निर्णय है, बाकी वो एक बड़े नेता रहे ना। ऐसे जो लोग चुनाव के वक्त में आए, माहौल देखकर नुकसान नहीं हुआ पार्टी को? पार्टी के नुकसान पैदे नहीं देखे जाते। पार्टी में जो लोग आते हैं पार्टी की बढ़ोतरी के लिए आते हैं, फैसले नुकसान तो क्या पता किससे हो जाता है, किससे पैदा होता है, किससे नुकसान नहीं। आपके चुनाव को भी चैलेंज किया सुभाष सुधा ने, कोई हाई बात कोर्ट नहीं। चला गया मैंने मामला किया कि था पहले। एनआरआई वोट, वो क्या मसला है, कहाँ तक पहुंचा वो केस? मामला कोर्ट में, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूँ। ठीक है, फिर हम फिर से राजनीति, हरियाणा की राजनीति पे हम बात कर लेते हैं। राजनीति थोड़ी दूसरी पार्टी की होगी यहाँ पर। आपका जो आपकी जो स्कूलिंग हुई राजनीति की, पॉलिटिकल जो स्कूलिंग हुई चौटाला से, ओम प्रकाश चौटाला जी के आप बहुत करीबी रहे और लंबे वक्त तक आपने पार्टी प्रदेश अध्यक्ष का पद भी संभाला, मान सम्मान पूरा हुआ। ओम प्रकाश चौटाला की विरासत, सियासी विरासत को लेकर अभी लड़ाई चल रही है, यही करंट मुद्दा बड़ा है, उस पर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? और कुछ अनुभव भी मैं आपसे चाहूंगी कि वो साझा करें, किस तरह के नेता थे वो और आज क्या ऐसे नेता की जरूरत नहीं है प्रदेश को? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी एक बहुत बड़े नेता थे, एक उनकी सोच बहुत बड़ी थी और वो प्रदेश हित के बारे में सोचते थे हमेशा। उन्होंने कभी भी मुख्यमंत्री रहते या वैसे अपने बारे में नहीं, प्रदेश के बारे में सोचा है। और जो उनकी विरासत को लेके आप बात कर रहे हो, जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, मैं समझता हूँ इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं है, क्योंकि हमने बड़े लंबे समय उनके साथ रहा है। तो मेरी दोनों परिवारों से एक ही आपके माध्यम से अपील है कि भाषा का जो इस्तेमाल राजनीति में इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। अभय सिंह चौटाला ने जो टिप्पणी की थी बहुत बुरा मानता हूँ, अच्छी बात थी। अभय सिंह चौटाला के साथ भी आपने लंबा वक्त लगाया, लेकिन राजनीति में उस वक्त इतने एक्टिव वो नहीं थे। और अजय सिंह चौटाला के साथ, क्योंकि आप चौटाला परिवार के बहुत करीबी लोगों में, गिने चुने लोगों में, संपत सिंह हो या आप बहुत करीबी लोगों में थे, कोई किस्सा, कोई आप बात शेयर करना चाहेंगे उस परिवार की, उस राजनीतिक घराने की, जिसका बहुत बड़ा असर पड़ता था प्रदेश की राजनीति पे, और आज वो जिस तरह से बिखर गए हैं उसका जाहिर तौर पर असर प्रदेश पर पड़ा है, प्रदेश की राजनीति पर पड़ा है, लोगों पर पड़ा है? देखिए, मेरा बहुत लंबा समय उनके साथ रहा है। एक किस्सा क्या, हर रोज ही हम तो मिलते रहे। और जहाँ तक आपने कहा कि अभय सिंह एक्टिव नहीं थे, अभय सिंह जी ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और अजय सिंह के जेल जाने के बाद हमने मिलके, जो लोग ये कहते थे ना कि अब लोकदल खत्म हो जाएगा, क्योंकि अजय सिंह और चौटाला साहब ही प्रदेश में जाते थे, अभय सिंह केवल सिरसा फतेहाबाद तक अपने आप को सीमित रखते थे। परंतु उस व्यक्ति ने 2013 में जेल जाने के बाद मेहनत करी, हमने सब ने मिलकर, कार्यकर्ताओं ने, और 2018 में एक समय ऐसा आ गया था कि लोग ये कहते थे कि INLD की सरकार बनेगी। तो उन्होंने निश्चित रूप से 2014 के चुनाव में आपने देखा 2 MP बने। पहली बार हरियाणा प्रदेश के अंदर, चाहे दो चौधरी देवीलाल थे, चाहे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला थे, कभी भी बीजेपी से अलग रह के कभी एक MP भी अपना नहीं बना पाए। पहली बार अलग लड़के, उनके जेल जाने के बाद, मैं स्टेट प्रेसिडेंट था, अभय सिंह हमारे साथ थे, हमने 2 MP बनाए थे। अभय सिंह चौटाला कभी कभी इस बात का जिक्र करते हैं, कहते हैं मैंने गलती कर दी कि मैंने अपने भतीजे को, दुष्यंत चौटाला को सांसद बना दिया, अपनी भाभी को राजनीति मिलाकर विधायक बना दिया, आज वही पार्टी की पीठ में छुरा घोंपकर हमें अनाप शनाप बोलते। कभी मैं नहीं करनी चाहिए, ना कोई अभय सिंह किसी को बनाता है, ना मैं किसी को बनाता हूँ, ये बनाती है जनता। हमारे तो एफर्ट्स होते हैं पार्टी के एफर्ट्स अभय सिंह ने भी किए उनके लिए, तो वोट तो लोग देते हैं। MP सार की जनता ने बनाया, हमारे एफर्ट्स थे उनमें, परंतु इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए। फिर तो जिन लोगों ने बनाया उनका अपमान है। क्या उस वक्त ऐसा माहौल था जब परिवार टूट रहा था, चौटाला परिवार, क्या ऐसा माहौल था, ऐसी चीजें हो रही थी अंदर कि पार्टी पर कब्जा करने की कोशिश हो अभय सिंह चौटाला की तरफ से, ये डर, क्योंकि वो कहते हैं कब्जा किया जा रहा था, हमें अपना हक नहीं दिया जा रहा था? छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नई बात शुरू करो। आप कहाँ पीछे 2018 आप तो बहुत क्लोज है, दुनिया क्या वो दो परिवार आपस में कहते हैं, लेकिन कोई तीसरा जो निष्पक्ष बात आप प्रदेश और देश की करो, परिवार पे आप देश से शुरू होकर परिवार पे आ गए, क्योंकि ये परिवार की बातें आजकल बहुत हो परिवार रही की बातें नहीं करनी चाहिए। आपको देश की, प्रदेश की, आज आप बढ़ती बेरोजगारी पे बात करो, बिगड़ती कानून व्यवस्था पे बात करो, पानी पे बात करो, आप इस प्रकार की बात आप परिवार को लेकर बैठे।
तो क्या बड़े मुद्दे हैं आज आप बेरोजगारी, मैं इस पर तो कह रहा, आज हरियाणा प्रदेश की सरकार कमजोर है। हरियाणा प्रदेश के पानी को रोका गया, SYL का रोका गया, उसके बाद हमारा भाखड़ा का पानी रोका गया, सरकार नहीं कर पाई। आज रोजगार हमें मिल नहीं रहा, नशा बढ़ रहा है, अपराध बढ़ रहा है, स्कूलों की दुर्दशा है, MSP पे लोगों को फसल नहीं बिक रही। तो ये सारी चीज़ों की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, आगे लड़ते रहे। लेकिन प्रदेश में ये मुद्दे तो हैं। मैं फिर से कहना चाहूंगी कि विधानसभा में आपने पुरजोर तरीके से वे उठाए मुद्दे, सड़क पर का विपक्ष दिखेगा। कहते हैं कि जब विधानसभा में मुद्दे उठाए जाएं और उन पर सुनवाई ना हो तो फिर सड़क पर उतरना पड़ता है, फिर जनता के दरबार में जाकर कंधे से कंधा मिलाकर वो लड़ाई लड़नी आप इंतजार करो, बहुत जल्दी कांग्रेस पार्टी सड़क पे भी नजर आएगी। लीडरशिप के साथ, लीडरशिप के साथ, संगठन के साथ, संगठन के साथ। चुनाव, संगठन के चुनाव होंगे जल्दी। बिल्कुल। आपको हम देख सकते हैं आने वाले वक्त में कि कुछ पदवी मिलेगी। अशोक अरोड़ा ने कभी पद मांगा, ना कभी टिकट मिला। हमने जिसके साथ राजनीति करी, पहले जनता पार्टी में थे, फिर जनता दल जब बना तो देवीलाल चौटाला साहब के साथ आए। हमने जहाँ रहे उनके प्रति ईमानदारी से, वफादारी से काम किया। आज कांग्रेस में है, कांग्रेस के एक छोटे से कार्यकर्ता है, और कांग्रेस का कोई भी हमें पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जिम्मेवारी सौंपेंगे, चाहे वो आज हमें कहीं रैली करनी हो, जलसा करना, जुलूस कराओ, करना पार्टी। ये मैं अपनी तरफ से कहती हूँ अरोड़ा साहब कि ये बहुत कम लोगों में राजनीति में खासतौर पर गुण मिलता है जो आपके अंदर है। आप अति महत्वाकांक्षी कभी नहीं दिखे, आपको किसी चीज की जल्दबाजी कभी नहीं रही। जब आपने डिसीजन भी लिया कि INLD को छोड़कर मैंने कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन करनी, तब भी हमने देखा बड़ी शांति के साथ आप चलते रहते। हार जीत भी हुई, हार भी गए, अब जीत भी गए, तब भी हमने वो हड़बड़ी आप में नहीं देखी जो बहुत कम राजनेताओं में है। आज भी जब CLP की रेस में भी आपका नाम आता है, कभी कहते कि अध्यक्ष पद को लेकर फैसला हो सकता है, वो कभी वो ना खुशी दिखी ना गम दिखा, आप चलते रहते हैं। मैंने कहा मैं तो एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और कांग्रेस पार्टी में बहुत जूनियर हूँ। ऐसा तो मत कहिए, नहीं, बहुत लंबा कांग्रेस पार्टी में आ गए, पिछला अनुभव भी तो लेकर आए ना। मैं कांग्रेस पार्टी में बहुत जूनियर कार्यकर्ता हूँ। कांग्रेस ने सम्मान किया, 2 बार टिकट दे दी, मैं तो मेरी सेटिस्फेक्शन तो इसी में बहुत है। कांग्रेस पार्टी है या फिर हुड्डा मतलब कांग्रेस है? मैं कांग्रेस पार्टी का, हुड्डा साहब हमारे नेता है। क्योंकि जितने लोग भी आपके पुराने साथी छोड़ के गए कांग्रेस से, उन्होंने कहा कि कांग्रेस मतलब हुड्डा। मैं हुड्डा अपने पिता, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, हुड्डा साहब हमारे नेता हैं। बहुत सारे लोग, ये आपके साथी भी आरोप लगा के जो निकले हैं, वो कहते हैं कि हुड्डा साहब ने पार्टी को खत्म कर दिया, वो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर 10 सीट और आ जाती तो लोग कहते हुड्डा ने कमाल कर दिया। तो लोगों का फैसला, ये इस तरह की जो बात करने वाले लोग हैं ना, कल तक वो हुड्डा साहब के गीत गा रहे थे, आज इस प्रकार की बातें करते हैं। मैं कहता हार जीत जो होती है वो पार्टी की होती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक अरोड़ा जी, आपने वक्त निकाला। आप बहुत राजनीति की समझ तो है, राजनीति में इतने लंबे खिलाड़ी हैं आप, मतलब कह सकते हैं हम, बहुत लंबा अनुभव आपका है। लेकिन जो शालीनता और जो समझदारी के साथ आप राजनीति करते हैं, महत्वाकांक्षाओं को लेकर, तो यहाँ लोग पार्टियां दिन रात या घंटे के अंदर बदल लेते हैं। आप बहुत टिके रहे, सुलझे हुए इंसान हैं, राजनेता हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले वक्त में आपका कोई नया रूप, नई भूमिका देखें, ताकि इससे प्रदेश का भला हो, आपकी पार्टी का भला हो। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। बहुत बहुत